मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको आज ही स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा वीडियो में अपने इसको कवर अप कर भी लेंगे। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखो अपना अकाउंटिंग का ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस एसरटेन करने जाते हैं ना, इसको करने के लिए मेरे पास अकाउंटिंग वाइज दो बेसिस है। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। दोनों ही तरीका से प्रॉफिट आएगा और दोनों ही तरीका से प्रॉफिट अलग अलग आएगा। ठीक है, सो कौन सा बेहतर है? दोनों में अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, कैश बेसिस में भी और अक्रूवल बेसिस में भी। ठीक है, लीगली कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा बेटर है, क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ को समझना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से लेकर हर एक चीज़ को अपने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बस बने रहिएगा इस वीडियो में एंड शुरू करते हैं एंड समझेंगे इन अ डिफरेंस फॉर्मेट। देखो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा ना यहाँ पर, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश एंड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर, कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे और अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब यदि ड्यू हो गया, सिर्फ देना बाकी है, ठीक है, काम हो गया देना बाकी है, वो भी रिकॉर्ड होगा। काम कर लिया मैंने, मेरे को बस मिलना बाकी है, वो भी रिकॉर्ड होगा। मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया, बस पैसा पाना बाकी, वो रिकॉर्ड होगा। मैंने सामान बेच दिया, पैसा पाना बाकी है, तो हम उसको सेल बोल के रिकॉर्ड करेंगे। दो मेरे को कैश नहीं मिला है, बेटा कैश बेसिस में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश बेसिस में तभी रिकॉर्ड होगा जब पैसे आते हैं, पैसे के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कवर अप कर लिया, दैट इज कब रिकॉर्ड करें, जब कैश ट्रांजेक्शन्स होगा तब रिकॉर्ड करो, एंड अक्रूवल बेसिस में जब कैश और क्रेडिट जो भी पहले हो जाए उसको आप रिकॉर्ड कर लो। सर, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ें क्या कैश बेसिस में इसका जगह ही नहीं है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? हाँ बच्चों, एकदम सही समझा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड करेंगे। सर, लीगलिटी वाइज कानून क्या बोलता है, कौन सा करना चाहिए? देखो, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हम तो कैश बेसिस नहीं मानने वाले, हमको चाहिए तुम जो मेरे को सबमिट करोगे अकाउंट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट किया जाएगा, तुम कौन सा बेसिस में करोगे? तुम करोगे अक्रूवल बेसिस में, एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ओनली, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट अकाउंट्स। ठीक है, तो लीगैलिटी वाइज अक्रूवल बेसिस ही आता है। और इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसमें से एक है अक्रूवल कंसेप्ट, जिसमें ये माना जाता है कि बिजनेस में बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया गया है कि अक्रूवल बेसिस फॉलो हो रहा है। ठीक है, और यदि नहीं होता है तब आपको बोलना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लीगैलिटी वाइज भी समझ जाए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कौन बोलते हैं? कंपनीज एक्ट बोलते हैं। तो कौन से बेसिस में ढंग का प्रॉफिट आता है, कैसे समझ में आए कौन सा अच्छा वाला प्रॉफिट कौन सा आता है? लीगैलिटी तो समझ में आ गया। देखो, अच्छा प्रॉफिट या एसेटेन करना या प्रॉपर प्रॉफिट जो एसेटेन करना, वो आपको एक्रूवल बेसिस में आता है। क्यों आता है? आपने सिर्फ कैश आया या कैश पे किया वो नहीं रिकॉर्ड किया, मतलब सिर्फ उसी को कंसिडर नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो चीज़ों को अक्रूड हो गया उसको भी रिकॉर्ड किया है। अब कैश बेसिस में क्या होगा ना, मान लो जब 5 साल मैंने बेचा पैसा आया नहीं, और छठा साल में एक बार में इतना पैसा आ गया, तो हम छठा साल में इतना सेल्स दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या, वो बाकी का 5 साल में मेरा कुछ बिक्री नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेराज अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, वो 5 साल में भी रेवेन्यू सेल्स बोल के दिखाते हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस को भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रहा। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है, अक्रूवल बेसिस एक ज़्यादा बेटर पिक्चर देता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सब फिर कैश बेसिस करते ही क्यों है अपने? ठीक है, कैश बेसिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। आप इंडिविजुअल बेसिस में करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे तुमको लगता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कैश बेसिस ही ढंग से एप्लीकेबल होता है, यू कैन डू दैट। बट अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, ये लीगैलिटी वाइज इसी को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सुटेबिलिटी वाइज देखें तो वैसे वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ओके प्रोफेशन से साथ डील करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ओके टीचर्स पकड़ लो जो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, वो सबको ना अक्रूवल बेसिस से ज़्यादा
हम लोग कैश बेसिस में हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्यों? कि बच्चे ना इतना बैड डेट्स होते हैं, इतना पैसा चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो हम लोगों के लिए क्या लगता है ना, जो हार्डकोर पैसा आ गया हम लोग उसी को ही रेवेन्यू मानते हैं, isn't it? So ये जो कैश बेसिस है इट इज सुइटेबल फॉर डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब के लिए, और अक्रूवल बेसिस तो हर जगह ही सुइटेबल होता है। तो आई होप ये डिफरेंस वाइज आप लोगों को कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस समझ में आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड अक्रूवल। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड सर ये भी नया हाइब्रिड भी है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सर मतलब सर मतलब किसी किसी ट्रांजेक्शन के लिए आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो और बाकी सब चीज़ों के लिए अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो। जैसे हम अपना अपना पर्सनल एग्जांपल लेना, जैसे मेरा जो कोचिंग सेंटर में एक दो जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, हम क्या बोलते हैं, देखो भाई फीस तो क्या होता है ना, कभी मिलता है नहीं मिलता है, तो हम एक चीज़ करते हैं, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ एक्रूवल बेसिस में ही मोरलेस रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जब हमको उनको पेमेंट देने का बात होता है, मैंने उनको क्लियरली बोल दिया है, देखो हम आपका पेमेंट जो देंगे आई विल नॉट गिव यू ऑन अ मंथली बेसिस, आई विल नॉट गिव इट ऑन अ अक्रूवल बेसिस कि आपने 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, मंथ के एंड में आपका इतना पैसा इतना कमीशन बैठा। हम वैसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, मंथ एंड में जितना पैसा आया उसका सर्टेन परसेंटेज हम आपको दे देंगे। ये मैं अपना रियल लाइफ पर्सनल एग्जांपल हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है ना, किसी मंथ में बच्चे ने 6 बच्चे ने पैसा दिया, उसका सर्टेन परसेंटेज दे दो। नेक्स्ट मंथ में 10 बच्चों ने, किसी ने एडवांस दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसी हिसाब से पेमेंट कर दो। तो वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग मेरा जो है वो कैसे हम डील कर रहे हैं, कैश बेसिस के साथ डील कर रहे हैं, और बाकी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग हम कैसे डील कर रहे हैं ऑन अ अक्रूवल बेसिस। तो ऐसे टाइप ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स लोग, जो लॉयर्स लोग जो होते हैं ना, ये हाइब्रिड सिस्टम फॉलो करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है हाइब्रिड सिस्टम का, कि ये लोग रेवेन्यू जो है वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे, मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। वरस एक्सपेंसेस जो है वो लोग कैसे कर देते हैं, अक्रूवल बेसिस में कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाता है और रेवेन्यू सिर्फ कैश बेसिस में ही रिकॉर्ड होता है। तो प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम आता है और वो लोग को टैक्स कम देना पड़ता है। तो क्या ये अलाउड है? हाँ, कुछ कुछ केस लॉस हुए थे, उस बेसिस में ये कंक्लूजन आया कि बाय द कोर्ट हाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुछ कुछ प्रोफेशंस को हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जा सकता है। अदरवाइज आप मान लो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में as per accounting standard 1 considering the accrual concept, accrual basis of accounting ही follow होता है। I hope this video was fruitful to you. Okay, please do like, comment, share and subscribe। मैंने ये जो समझाना था एक जो डिफरेंस वे में समझा, एग्जाम में भी ऐसे डिफरेंस वे में ही आता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया जो सारे डिफरेंस कैसे हैं, कि ये इस चैप्टर को इसी वीडियो में ही अपने रैप अप कर दिए। सम्स या न्यूमेरिकल्स पहले पूछा जाता था, आजकल उतना नहीं पूछता क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया ढंग का न्यूमेरिकल बैठता भी नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, होता भी नहीं है, ज़्यादातर थ्योरी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने समझने वाले इंड एस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ को समझेंगे। ओके, लव यू ऑल।